नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ। अगले 1 घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें सबसे मुख्य घटनाक्रम उपराष्ट्रपति चुनाव रहने वाला है, क्योंकि 9 सितंबर को होने वाला है उपराष्ट्रपति चुनाव, जिसके लिए आज जारी होने वाली है अधिसूचना। बताएंगे आपको तफ्तीश से कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव होता है और साथ ही साथ आज अधिसूचना जो जारी होने वाली है उसके बारे में भी तमाम आपको जानकारियां देंगे। इसके साथ साथ खबरें उत्तरकाशी से होगी, धराली कैसे उबर रहा है कुदरत के कहर के बाद, साथ ही साथ कैसे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ट्रंप टैरिफ आज से लागू हो रहा है। भारत ने क्या दलील दी है, क्या बोला है ट्रंप के इस टैरिफ पे, साथ ही साथ दूसरे देशों से भी क्या प्रतिक्रिया आ रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही खेल की खबरें होने वाली हैं, बताएंगे आपको मौसम का हाल भी, जानेंगे अखबारों की सुर्खियां भी। शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की जन्मशती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। सदाबहार क्रांति जैव खुशहाली का मार्ग विषय पर होगा मंथन। %50 टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को भारत ने बताया अकारण और तर्कहीन। कहा बाजार पर आधारित है तेल का आयात, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाया जाएगा हर जरूरी कदम। अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाने पर भड़के ब्राजील के राष्ट्रपति। कहा ट्रंप से बात करके खुद को नहीं करेंगे अपमानित, ब्रिक्स देशों के साथ करेंगे चर्चा। संसद के नियमों का हवाला देकर पक्ष विपक्ष में बिहार एसआईआर मुद्दे पर गतिरोध जारी। दोनों सदन में आज खेल और समुद्री व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। और आपदा से उबरने की कोशिश में उत्तरकाशी का धराली गांव। केंद्र और राज्य की एजेंसियों की मदद से युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी, लेकिन मलबे के कारण हो रही है परेशानी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रंप के टैरिफ बम की और कैसे भारत प्रतिक्रिया दे रहा है। अमेरिका की ओर से भारत के लिए नया टैरिफ लागू करने से पहले भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्यवाही अनुचित, अकारण और तर्कहीन है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है और ये नया टैरिफ पहले से लागू 25% टैरिफ के साथ जुड़कर कुल 50% हो जाएगा। भारत ने इसके जवाब में कहा है कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हम इन मुद्दों पर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत की 1 अरब 40 करोड़ आबादी की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय लिया है, जबकि कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में ऐसा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का यह कदम अनुचित, अकारण और तर्कहीन है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। और ट्रंप के टैरिफ पर खास बात यह है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ की आलोचना निकी हेली ने भी की है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने कहा था कि अमेरिका को भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। उन्होंने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया था। कहा था कि चीन अमेरिका का एक विरोधी है और रूस और ईरान से तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। उसे टैरिफ में 90 दिनों की छूट दी गई है। निकी हेली ने कहा था कि चीन को छूट मत दीजिए और भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ रिश्ते मत बिगाड़िए। अब ट्रंप के टैरिफ पर सिर्फ भारत की नहीं, अन्य देशों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। ब्राजील ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने ब्राजील पर भी 50% का टैरिफ लगाया है।
जो बुधवार से लागू होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद कहा कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीधी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि उनका मानना है कि यह उनके अपमानजनक होगा। लूला दा सिल्वा ने कहा कि ब्राजील किसी भी तरह से पारस्परिक शुल्कों की घोषणा करने वाला नहीं है। लूला दा सिल्वा ने टैरिफ लगाने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। राष्ट्रपति सिल्वा ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराते हुए इसे अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा कि वे सबका सम्मान करते हैं और अपने लिए भी सम्मान की मांग करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह ब्रिक्स देशों के साथ इसकी चर्चा करेंगे। और इस समय हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे अक्षय का। अक्षय, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले 25%, फिर 25% और तो कुल मिला के 50% टैरिफ अप हो चुका है, भारत की ओर से प्रतिक्रिया आ गई है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और प्रतिक्रिया दी है, वो क्या है अक्षय? देखिए, अगर सबसे पहले बात की जाए इन टैरिफ की और किस तरह से ये टैरिफ जिस तरह से लगाए गए हैं, क्या मंशा रही है, किस तरह से पूरा का पूरा ये एक मैकेनिज्म बनाकर टैरिफ जिस तरह से लगाए जा रहे हैं, ना सिर्फ ये आप देखिए तो भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ खराब करेगा, बल्कि अमेरिका के जितने भी ट्रेडिशनल एलाइज थे दुनिया भर में, चाहे वो लैटिन अमेरिका में हो, यूरोप में हो, साउथ ईस्ट एशिया में हो या फिर साउथ एशिया में, वो सभी एक बात से तो हैरान है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मन में आए वो कर सकते हैं। जिस तरीके से वो टैरिफ लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, और इसके ऊपर दूसरे देश की वो एक तरह से एक सम्मान जो दो देशों के बीच में होता है, अनसेड एक कुछ चीजें रहती है, यानी कि आप थोड़ा सा सामान अपने साथी देश को देंगे, थोड़ा एक नजरों की, एक शर्म की तरह से भी देखा जाए, तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से उतार के फेंक दी है। जिस तरह से आर्बिट्ररी टैरिफ्स लगाए गए, यानी कि एक तरफा टैरिफ्स लगाए गए हैं, दूसरे सामने वाले व्यक्ति को जवाब देने का भी मौका एक तरह से नहीं दिया जा रहा, उनकी समस्याओं को नहीं समझा जा रहा, उसके बावजूद टैरिफ लगाए जा रहे हैं। तो ना सिर्फ इससे अमेरिका की स्थिति खराब होती है, बल्कि अमेरिका का जो एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इकोनॉमी थी, वो एक ओपिनियन था, वो भी लोगों का खराब होता है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछा गया कि आपने अमेरिका के ऊपर, आपने भारत के ऊपर टैरिफ तो लगाया है, लेकिन आप जो न्यूक्लियर का जो इक्विपमेंट, यूरेनियम या फिर अन्य तरह से जो एनरिच्ड यूरेनियम आप रशिया से खरीदते हैं, या उसके अलावा या फिर अन्य जो आप फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स रशिया से खरीदते हैं, उनका क्या? तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि उनको मालूम ही नहीं है इस बारे में कि कितना सामान अमेरिका खरीद रहा है रशिया से। तो ये एक हैरान करने वाला स्टेटमेंट आया। इसके अलावा अगर एलएनजी, एलपीजी और पाइप गैस की बात की जाए, इवन अगर पेट्रोलियम की बात की जाए, तो भारत उनमें कहीं भी नंबर 1 पर नहीं है। इसमें अगर गैस की बात की जाए, पाइप गैस की बात की जाए, तो यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा इंपोर्टर है। अमेरिका ने भी कई अरबों डॉलर एक तरह से रशिया को पैसे दिए ट्रेड के बदले, उनसे सामान खरीद के। तो हर देश अपनी अपनी जो लोग हैं उनके जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड दुनिया भर में कहीं पर भी करता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये उम्मीद रखना कि केवल क्योंकि उनको समस्या है या उनकी बात रशिया नहीं मान रहा, तो उनके जो भी एलाइज है जिनके साथ वो हमेशा से ट्रेड करते रहे, उनको अगर सजा देने की बात डोनाल्ड ट्रंप कहना चाहते हैं, तो अब ऐसे में भारत भी झुकेगा नहीं। आप एक तरह से देखिए अगर, तो भारत ने भी ये साफ कह दिया है कि अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता को साथ लेकर चलेगा और किसी तरह से भी अपने लोगों के लिए, भारत ने कहा है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है अक्षय। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं दोहरी रणनीति अपनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। रूस के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उसको लेकर नाराज ट्रंप नजर आ रहे हैं, लेकिन ईयू पे यहां देखें तो उन पर मेहरबान होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे भावना, एक तरह से देखा जाए अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन रहे हैं। उनको लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि बिजनेसमैन होते हुए वो अमेरिका की इकोनॉमी ऊपर ले जाएंगे। लेकिन बिजनेसमैन होने के साथ में अमेरिका जैसा देश चलाने के लिए आपको बेहद ही परिपक्व होना जरूरी है, आपको राजनीतिक समझ होनी जरूरी है, आपको डिप्लोमेटिक और फॉरेन समझ होनी भी काफी ज्यादा जरूरी है।
अगर वो होती तो डोनाल्ड ट्रंप, चाइना जो उनका मेन राइवल है, उसको 90 दिन की छूट देकर अपना जो सबसे खास एलाय इंडो पैसिफिक में जो उनका है भारत, जो एक काउंटर बैलेंस की तरह देखा जाता था कि कोई भी समस्या अगर होती है तो भारत एक बड़ी शक्ति है, यहाँ पर रेसिडेंट पावर है और काफी ज्यादा एक तरह से काउंटर बैलेंस करता था चाइना के एक राइज को, जिससे अमेरिका थ्रेटन फील होता था। तो उसको, उस लेवरेज को हमेशा के लिए अमेरिका ने खो दिया है, क्योंकि भारत भी एक चीज समझ चुका है कि किसी भी देश का एक तरह से पौन बनना कोई कोई हमारी संप्रभुता के लिए ठीक चीज नहीं रहेगी। हम किसी का प्यादा अगर बनकर रहेंगे तो हमारे इंटरेस्ट को लेकर हम आगे नहीं चल पाएंगे, और ये चीज भारत ने दिखा दी है कि भारत केवल और केवल भारतीयों के लिए वही काम करेगा जो उनकी फॉरेन पॉलिसी से लेकर उनकी फाइनेंस के लिए ठीक रहेगा। ऐसे में हम सम्मान करेंगे दूसरों का, लेकिन अगर कोई हम पर ऑर्डर चलाने की जैसी बात करेगा या फिर आदेश देगा तो उसको भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और अपनी अखंडता के प्रति भारत समर्पित है। यहाँ अक्षय साफ तौर पर दिख रहा है कि भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आगे देखना होगा कि भारत का क्या रुख रहता है। फिलहाल अक्षय, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की आज जन्मशती है। इस अवसर पर आज से दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिसका उद्देश्य आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में सरकार द्वारा एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग, प्रोफेसर स्वामीनाथन के सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के प्रति आजीवन समर्पण को प्रदर्शित करता है। ये सम्मेलन वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, विकास पेशेवरों और अन्य हितधारकों को सदाबहार क्रांति के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने पर चर्चा और विचार विमर्श का अवसर प्रदान करेगा। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी मिलकर एमएस स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार की शुरुआत भी करेंगे। नया सवेरा में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी में जिस तरीके से कुदरत का कहर बरपा है, उसके बाद धराली गांव कैसे उबर रहा है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अब उत्तराखंड से है। उत्तराखंड का धराली त्रासदी से उबरने की कोशिश में जुटा हुआ है। प्राकृतिक आपदा के बाद से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन खराब मौसम बचाव अभियान में परेशानी बना रहा है। उत्तराखंड के सीएम ने बुधवार को हर्षिल का दौरा किया और वहां लोगों से मुलाकात की। सीएम धामी ने बचाव अभियान के लिए अधिकारियों को तमाम जरूरी निर्देश दिए। आपदा के बाद से एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, तो कोई लापता लोगों की तलाश भी जारी है। लेकिन मलबे के कारण काफी परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच एसडीआरएफ के पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं के साथ टीम आने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी आएगी। सभी टीम्स ने बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम किया है। एक डेड बॉडी रिकवर हुई है। मलबा काफ़ी है, 50 फीट से ज़्यादा मलबा है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। हमारी जो टीम एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ आनी है, मुझे उम्मीद है कल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद थोड़ा और तेजी आएगी काम में। और जो वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, कल आईटीबीपी की जो कंपनी यहाँ पे तैनात है, इन लोगों ने वहाँ से काफ़ी लोगों को, फंसे हुए लोगों को
जो कपांग में पोस्ट है वहाँ शिफ्ट किया है। इसके अलावा जो आर्मी की यूनिट है उन्होंने काफ़ी लोग वहाँ से जो फंसे हुए थे हर्षिल में वहाँ पर शिफ्ट किया। इसके अलावा जो SDRF की टीम हमारी गंगोत्री में थी उन्होंने कुछ लोगों को गंगोत्री शिफ्ट किया। तो सभी एजेंसीज मिलकर के काम कर रही हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही हैं। और जो भी वहाँ पर मलबा इकट्ठा है उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम है इसलिए थोड़ा सा अभी समय लग रहा है। तो उबरने की कोशिश में है इस समय धराली, और धराली क्षेत्र में खीरगंगा से आई भीषण आपदा ने गांव और बाजार को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया है। हमारे संवाददाता रेणु उप्रेती से बात करते हुए वीडियो वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के निदेशक और भूवैज्ञानिक डॉक्टर विनीत गहलोत ने आपदा की वजह बताई। पहाड़ एक बार फिर से करहा उठा है। उत्तरकाशी जिले के धराली में प्रकृति कहर बनकर टूटी है। कितने लोग इसमें लापता हुए हैं, कितनी मौतें हुई हैं, इसके आंकड़े अभी तक नहीं निकल पाए हैं, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू वहां पे चलाया जा रहा है। हालांकि उसको करने में भी चुनौती आ रही है। इसका कारण क्या है, इसको जानने के लिए इस समय हम मौजूद है वाडिया इंस्टीट्यूट में। हमारे साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और भूवैज्ञानिक विनीत गहलोत जी मौजूद है। इसका क्या कारण आप मानते हैं? जो कॉज है, उसका कारण है, वो शायद अभी तक उसके बारे में हम लोग केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिसके बेसिस पर हम कह सकें कि ये आपदा उसकी वजह से हुई है। तो कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कई सारे संभावित वो हैं, कारण हैं। अक्सर लोग क्लाउड बस्ट की बात कर रहे हैं, वो एक ज़रूर एक बात है, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लैंडस्लाइड की बात करते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड का इलाका है वो। ऊपर ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स लेक हैं, तो ग्लेशियर का टूटना या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जिसे कहते हैं वो, तो 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जब तक कि या तो कोई सैटेलाइट इमेज हो उससे पहले की और उसके बाद की, या जब तक कि हम लोग वहाँ पे जाके ना देखें, तब तक इसके बारे में थोड़ा कहना ठीक नहीं होगा। पहले से सैटेलाइट से प्राप्त डेटा से और भूवैज्ञानिक अध्ययन से हम पता कर सकते हैं कि क्या बादल फटने वाला है या कहीं पे कोई आपदा आने वाली है? इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं कि पूर्व चेतावनी, इसको हम अर्ली वार्निंग की बात करते हैं, और एक होती है प्रेडिक्शन की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे नेचुरल प्रोसेस हैं उसमें प्रेडिक्शन तो संभव नहीं है। हाँ, अर्ली वार्निंग की हम बात करते हैं कि साहब अगर कहीं पे कोई घटना हो गई है, उसका परिणाम कहीं दूसरी जगह जाके थोड़ा देर से होगा, लेकिन होगा, तब हम उसको अर्ली वार्निंग की बात करते हैं। जितने भी रडार हैं जो इसमें काम आते हैं, या जो भी सैटेलाइट इमेजेस हैं जो मौसम विभाग हमारा यूज़ करता है, तो वो लोग बता सकते हैं कि कहाँ बारिश ज़्यादा हो सकती है, कहाँ कम हो सकती है। लेकिन ये एकदम ये बताना कि साहब इतने यहाँ पे क्लाउड बस्ट हो जाएगा कि मतलब इतने कम समय में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी, उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होता है। धन्यवाद सर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मैं रेणु प्रेती, कैमरा पर्सन विकास वशिष्ठ के साथ, दूरदर्शन केंद्र, देहरादून। उत्तराखंड के चमोली में भी लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पिंडर और अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, जिसके चलते बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला के पास मलबा आने से यातायात बाधित हो गया था, जिसे अब खोल दिया गया है। इस समय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज सिंह हैं उत्तरकाशी से, वहीं रेणु हैं देहरादून से, और दिग्बीर बिष्ट भी हैं उत्तरकाशी से। सबसे पहले नीरज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से उत्तरकाशी में धराली गांव जो है अब उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई चुनौतियां यहां सामने आ रही हैं। कितनी टीम अभी वहां लगी हुई है, और जो सड़क अवरुद्ध हो गई थी, संपर्क टूट गया था, उसको भी कनेक्शन करने में कितनी चुनौतियां सामने आ रही हैं? भावना, कई तरह की चुनौतियां हैं क्योंकि मौसम की दुश्वारी तो है ही है, लेकिन अच्छी बात है कि आज सुबह मौसम खुला हुआ है, हल्की धूप है वो भी निकली, और उसकी वजह से जो हेली रेस्क्यू है वो तेज़ी के साथ किया गया, और बड़ी संख्या में जो NDRF के जो लोग हैं, इसके अलावा सेना के लोग हैं, वो लगातार राहत और बचाव के काम में सक्रिय हो पाए।
जहाँ तक रोड कनेक्टिविटी की बात है कि आप देखें कि भटवाड़ी से आगे जो रोड कनेक्टिविटी है 70 मीटर के करीब रोड है वो बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। उस रोड को बनाने में थोड़ा समय लगेगा। और इसके अलावा 4 वैली ब्रिज की जो बात है वो मुख्यमंत्री ने कही है कि इस इलाके में 4 वैली जो ब्रिज हैं वो बनाए जाएंगे। और इसी तरह के वैली ब्रिज अगर आपको याद हो तो वायनाड में भी बनाए गए थे जब लैंडस्लाइड हुआ था, और वायनाड में जो मलबा बहकर आया था और वहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो कैजुअलिटी है वो हुई थी। तो सेना के द्वारा वो वैली ब्रिज बनाया गया और उसके बाद जो भारी वाहन हैं और उसके अलावा इक्विपमेंट हैं वो आसानी से उन स्थानों तक पहुँचाए गए जहाँ पर जो रेस्क्यू है वो किया जाना था। अभी तक अगर हम बात करें तो 6 लोगों के मरने की जो खबर है वो भावना आ रही है। हालांकि 5 आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है, एक जो बॉडी है वो मिली है, आधिकारिक रूप से अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, कुछ समय के बाद वो पुष्टि हो जाएगी। 190 के करीब जो लोग हैं वो रेस्क्यू किए गए। कल 60 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एक बात और पता चली कि करीब 250 के करीब जो तीर्थ यात्री हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं, और मुख्यमंत्री उत्तराखंड उनका ये कहना है कि उन लोगों से बात हो रही है, वहाँ पर प्रशासन के लोग पहुँच गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र से, केरल से कई सारे जो तीर्थयात्री हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मुख्यमंत्री का ये कहना था कि 250 के करीब तीर्थयात्री जो धराली और जो गंगोत्री है उसके बीच में फंसे हुए हैं और उनसे प्रशासन ने संपर्क साध लिया है, जल्दी ही उनको वहाँ से निकाला जाएगा। इसके साथ साथ ही धराली में चूँकि हालात अभी भी बहुत ख़राब हैं और 50 फीट के करीब जो मलबा है, आपने वो दृश्य भी देखा होगा कि किस तरीके से पूरा भरा हुआ जो धराली जो गांव था, धराली जो कस्बा था, जहां पर बड़ी संख्या में होटल्स और स्टे होम थे, बड़ी संख्या में जो गंगोत्री के लिए लोग तीर्थयात्री जाते हैं तो हर्षिल और धराली वहाँ पर स्टे करना पसंद करते हैं और वहीं से वो अपनी जो यात्रा है वो शुरू करते हैं। और इसके अलावा गंगोत्री से जो लोग नीचे उतरते हैं वो भी धराली पहुँचते हैं और हर्षिल पहुँचते हैं और वहाँ स्टे करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो धराली के हालात अभी भी काफ़ी ख़राब है, 50 फीट के करीब मलबा है। वहाँ पर ड्रोन से स्थिति की जो समीक्षा है वो की जा रही है, डॉग स्क्वाड की टीम वहाँ पर भेजी है। इसके अलावा SDRF और ITBP के जो जवान हैं, युद्ध स्तर पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कई परेशानियां और चुनौतियां नीरज हम देख रहे हैं सामने आ रही हैं, साफ तौर पर दिख रहे हैं। हमारे साथ रेणु भी जुड़ी हुई हैं। रेणु, हमने सुना जब आपने भूवैज्ञानिक से बात करी तो उन्होंने बताया कि कितनी चुनौतियां आगे हो सकती हैं, लेकिन कारणों के बारे में अभी पता नहीं लगाया जा सकते कि किस कारण ये कुदरत का कहर बरपा है। लेकिन अगर आज की बात करें रेणु, तो क्या मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है? आज भी कहा जा रहा है कि भारी बारिश हो सकती है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए भावना, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की तो कल बीते दिन तो पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट था, लेकिन आज के लिए क्योंकि भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है, लेकिन फिलहाल कई ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसका नतीजा भी ये देखा जा रहा है कि कई ज़िलों में हल्की धूप भी अभी सुबह से देखी जा रही है। राजधानी देहरादून में भी इस समय मौसम थोड़ा साफ है, हालांकि बादल छाए हुए हैं। ठीक ऐसे अगर हम बात करते हैं बागेश्वर की, नैनीताल की, तो वहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कई ज़िलों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार और मौसम विभाग के अनुसार जो है आज येलो अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है। कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है जो पर्वतीय जिले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं धराली की, क्योंकि धराली में आपने जैसे बताया कि भूवैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं कि क्योंकि जब ये त्रासदी आई थी 5 अगस्त को दिन में 1:45 में, तो ये माना जा रहा था कि ऊपर पहाड़ी में बादल फटा है, बादल फटने से ही वो पूरा मलबा धराली बाजार में आया है। लेकिन जब हमने भूवैज्ञानिक से बात की तो उनका यही कहना था कि जब तक पूरी तथ्यों की जांच नहीं की जाती तब ये स्पष्ट तौर पर कहना नहीं सही होगा कि वहां पे बादल फटा है। हो सकता है कोई झील जो ऊपर बनी हो वो टूट के नीचे आई हो या कोई अन्य कारण रहा हो। तो स्पष्ट तौर पर यह कहना कि धराली में 5 अगस्त को दिन में 1:45 में बादल फटा, ये अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती इसके कारण का हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन जो भी वहां पे त्रासदी हुई है भयावह है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 50 फीट तक मलबे में लोग समाये हुए हैं। ऐसे में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और देहरादून से भी लगातार टीमें वहां पे रवाना की जा रही हैं और लगातार एक्शन मोड पे जो है उत्तराखंड प्रशासन काम कर रहा है। अभी सुबह की अगर मैं बात करूं तो यूकर्डा के 2 हेलीकॉप्टर भी जो हैं सहसदारा हेलीपैड से हर्षिल के लिए रवाना कर दिए गए हैं। खाद्य सामग्री भिजवाई जा रही है, मेडिकल की टीमें तैनात की जा रही हैं, यानी कि प्रशासन अलर्ट मोड पर रहकर काम कर रहा है। और आज थोड़ा मौसम भी अगर हम बात करें तो हर्षिल में सही सुनाई दे रहा है, यानी कि साफ है मौसम। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज का जो दिन है वो अच्छा साबित होगा। बिल्कुल, मौसम साफ होना बहुत जरूरी है यहाँ रेणु, क्योंकि
क्योंकि अगर मौसम साफ ना रहा या फिर बारिश आई तो चुनौतियां यहाँ और बढ़ सकती हैं। यहाँ दिग्बीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्बीर, यहाँ हम राज्य सरकार की तरफ से मदद की बात की जाए या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में राज्य सरकार किस तरीके से मदद कर रहा है? और गंगोत्री से जो आ रहे तीर्थयात्री थे वो करीब 500 तीर्थयात्री बताए जा रहे हैं कि अभी भी लापता है। उन लापता लोगों को खोजने के लिए किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है? जी, आपको बता दूं कि आज रेस्क्यू का तीसरा दिन है। रेस्क्यू तीसरा दिन जो कि कल दोपहर से हवाई सेवाएं से राहत तक पहुंचाने का काम किया गया है, और जिसमें अभी आपको बता दूं कि जो मौसम है, मौसम थोड़ा से खुशनुमा है, और फिर भी हवाई सेवाओं से राहत की जगह पे आपदा की जगह पे पहुंचा जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो कल 170 लोगों का रेस्क्यू कर दिया गया है, और जिसमें आज 10 लोगों को जो थोड़ा से गंभीर हैं उनको आज जिला अस्पताल में लाया जाएगा और उनका इलाज चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो मंजर है, जो खीर गंगा ने तबाही मचाई है, तो तबाही मचाने के बाद जो अब जो मंजर दिख रहा है उसमें खीर गंगा ने जो जिस तरह से जो मंजर दिख रहा है, इसमें यही कह सकते हैं कि जो धराली का बाजार है, धराली का जो गाँव है और जो कल केदार मंदिर है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है, और सारा जो माहौल है वो पूरा मलबे में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो अभी तक वहां तक पहुंचना सड़क मार्ग से बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हवाई सेवाएं चल रही है वो कहीं ना कहीं अब जो कि राहत वहां तक पहुंची जा रही है। और जो एनडीआरएफ के लोग थे, जो लगभग एनडीआरएफ के लोगों को रेस्क्यू कराया गया और वहां तक पहुंचाया गया, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से जो वहां पे रेस्क्यू चल रहा है तो पूरी तरह से अब सुचारू हो चुका है, और आज से लगभग हवाई सेवाओं से ही जो कि आवाजाही हो पाएगी। और यही कहना है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कल से यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आला अधिकारी प्रदेश के जो है लगातार इस चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आपदा में किस तरह से राहत लोगों को बचाया जाए, किस तरह से इसमें यह कार्य किया जाए। तो कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सभी इस कार्य में जुटे हुए हैं, और यहाँ तक बीआरओ के चीफ भी यहाँ पे इस कार्य में। और सबसे बड़ी बात है कि राजमार्ग की बात की जाए तो राजमार्ग जो नागरजा मंदिर के पास जो पुल बह चुका था, उसमें पहले ब्रिज बनना है, वो उसमें कितना समय लगता है, अभी कितना समय में तैयार होता है, उसके बाद ही यह तय कर पाना होगा कि मार्ग ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जी, यहाँ हमारे साथ नीरज भी जुड़े हैं। नीरज, जो प्रकृति का प्रचंड रूप देखा हमने धराली में वो बेहद ही भयावह था, लेकिन अब कोशिश है कि धराली को फिर से खड़ा किया जाए, जिसमें समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की समस्याएं आ रही हैं, आखिरकार भूवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि आगे की चुनौतियां क्या हैं और इससे उबरने के लिए हमें क्या राह अपनानी होगी? देखिए, जलवायु परिवर्तन निश्चित तौर पर आप देखें कि उसका जो असर है वो अलग अलग इलाकों में दिखाई भी दे रहा है। मैदानी इलाकों में अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कई सारे जो रेगिस्तान है जहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है, आपने देखा है कि किस तरीके से पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटना या झील है उसके टूटने की घटना ये लगातार हो रही हैं। आप देखें कि सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि जो मानव है उसको ये समझना होगा कि नदी और नालों के किनारे इस तरह के जो निर्माण हैं वो ना किए जाएं, क्योंकि पानी का एक वेग होता है और जब पानी अपने वेग से चलता है तो सारी चीज़ बहा के ले जाता है। हम धराली की ही बात करें, आज से करीब 4-5 साल पहले धराली अगर हम बाजार को देखें तो मुश्किल से मुश्किल 20-25 मकान थे और कुछ एक जो स्टे और होटल थे, लेकिन आज 200 से ज़्यादा आप देखें कि वहाँ मकान, होटल, स्टे और मोस्टली जो नाला है जिसे शीर गंगा कहते हैं उसके जो किनारे हैं वो बसे गए। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम वैज्ञानिक इस बात की चेतावनी देते हैं, तमाम जो प्रशासकीय नियम कानून इस बात की चुनौती देते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि नदी नालों से कम 200 मीटर दूर जाकर निर्माण करना चाहिए। लेकिन आपने देखा है कि लोग अर्थ के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म के चक्कर में इकोसिस्टम से खिलवाड़ करते हैं और उसी का नतीजा है कि इस तरह की जो घटनाएं वो देखने को मिलती हैं। इससे पहले हमने देखा था कि 2013 में जब प्राकृतिक आपदा आई थी केदारनाथ में,
किस तरीके से रामबाड़ा पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया था, उस रामबाड़ा के ऊपर से जो मलबा है वो बह रहा था, वही स्थिति धराली की है कि वहाँ पर भी उसी तरह का जो मलबा है वो बह रहा है। तो हमें समझना होगा कि कारोबार अलग है, लेकिन कारोबार को यही समझना होगा कि धराली सिर्फ कहानी बनकर ना रह जाए नीरज। इस कहानी से हमें कई सीख लेने की जरूरत है और इंसानों को ये जानने की जरूरत है कि इकोसिस्टम से खिलवाड़ ना करें और प्रकृति के साथ संयम बरत कर चले और संयमित तरीके से जो रहन सहन है और जो पेड़ हैं उनके साथ खिलवाड़ न करें। फिलहाल नीरज और रेणु और दिग्विजय तमाम जानकारियों के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलेंगे, बात कर लेते हैं अब उपराष्ट्रपति चुनावों की। और उपराष्ट्रपति चुनाव हमने देखा है कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया उसके बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज अधिसूचना जारी होनी है और अधिसूचना जारी होने के साथ आपको बता दें कि 9 सितंबर को चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति चुनाव। और सरकार ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी तैयारियां भी अब शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस अहम पद के लिए व्यापक समर्थन जुटाने की रणनीति पर अब काम शुरू हो गया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने हाल ही में 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा की है, जिसकी अधिसूचना आज जारी होगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 9 सितंबर को इस पद के लिए वोट डाले जाएंगे और इसके बाद देश का नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कि संसद के मॉनसून सत्र में जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि बिहार का एसआईआर मुद्दा गरमाया हुआ है और पक्ष विपक्ष के बीच में गतिरोध जारी है, जिसकी वजह से दोनों ही सदनों में व्यवधान हो रहा है और कामकाज पर असर पड़ रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का मुद्दा संसद के में एक बड़े गतिरोध का कारण बनता हुआ जा रहा है। हर रोज राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों की ओर से इसे लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति की ओर से इन्हें यह कहकर खारिज किया जा रहा है कि नोटिस प्रक्रिया के तहत ये नहीं है। दरअसल 2 दिन पहले ही उपसभापति की ओर से ये रूलिंग दी गई है कि जो विषय अदालत में विचाराधीन है उन पर सदन के भीतर चर्चा नहीं की जा सकती। इसी गतिरोध के कारण संसद के दोनों सदन में कामकाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। कई महत्वपूर्ण बिल पारित नहीं हो पा रहे हैं। इस बीच आज इंडी ब्लॉक के नेताओं की आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर बैठक होने वाली है। इसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर मुद्दे पर रणनीतिक चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हो सकते हैं। ये बैठक संसद के मानसून सत्र के दौरान एसआईआर के मुद्दे पर चल रहे गतिरोध के बीच हो रही है। एसआईआर के अलावा ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए टैरिफ पर भी चर्चा होने की संभावना है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने दोबारा नोटिस भेजा है। तेजस्वी यादव से आयोग ने 2 वोटर आईडी रखने के मामले में फिर से जवाब मांगा है। इस संबंध में दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की ओर से यह पत्र लिखा गया। इसमें तेजस्वी द्वारा 1 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए ईपीआईसी नंबर से संबंधित वोटर आईडी को 8 अगस्त तक जमा कराने को कहा है। बीते रविवार को भी तेजस्वी यादव को आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष की ओर से पहले पत्र का जवाब नहीं मिलने के बाद उन्हें दोबारा नोटिस भेजा गया है। तो तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग की तरफ से दूसरा नोटिस मिला है और बिहार में जिस तरीके से एसआईआर चल रहा है, ऐसे में तेजस्वी यादव ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां चुनाव आयोग की कुछ गतिविधियों पर सवाल उठाए थे और अब चुनाव आयोग की तरफ से ही उनको एक पहला नोटिस मिला जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, जिसके बाद अब ये दूसरा नोटिस भेजा गया है। निशांत राय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत का रुख करेंगे। निशांत, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से तेजस्वी की मुश्किलें यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, अब चुनाव आयोग ने उन्हें दूसरा नोटिस भेजा है, क्या लग रहा है कि तेजस्वी जवाब देने के मूड में नजर आ भी रहे हैं कि नहीं? देखिए, वाकई विपक्ष के लिए बहुत चिंता का विषय है। जिस मुद्दे पर विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर था और विपक्ष में एक तरीके से चूंकि बिहार का मामला है और तेजस्वी यादव ही लीड करते हैं और वो खुद ही एसआईआर का मुद्दा को सबसे ज्यादा उन्होंने उठाया और आज वही घेरते हुए नजर आ रहे हैं। 2 आईडी लेकर
वो सामने आए हैं, जहां उन्होंने एक आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर। जब पहली बार सूची आई थी कि मेरा नाम सूची में नहीं है, वहीं चुनाव आयोग ने जब स्पष्टीकरण किया तो तेजस्वी यादव खुद फंस गए। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ विपक्ष संसद में और बिहार की सड़कों पर एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेराबंदी का काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ खुद विपक्ष ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। और अभी तक तेजस्वी यादव की ओर से कोई सटीक जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच जारी है और चुनाव आयोग लगातार तेजस्वी से जांच के लिए एक तरीके से कोऑपरेशन की मांग कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है किस तरीके से विपक्ष ने सदन की कार्रवाई को ना चलने दिया है और लगातार चाहे स्पीकर हो चाहे उपसभापति हो, उनको लगातार ये चेतावनी देते हुए नजर आए हैं कि आप जनता आपको देख रही है और जनता के पैसों को इस तरीके से बर्बाद करना ठीक नहीं है। बिहार में तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। वहीं दिल्ली में बात करें तो राहुल आज इंडी ब्लॉक के नेताओं के साथ जो बैठक करेंगे उसमें इसको लेकर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से विपक्ष ने शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने उस चर्चा को आगे कराया, तो उसके बाद हमने देखा कि विपक्ष तुरंत जब ऑपरेशन सिंदूर पर बैकफुट पे गया तो उसने नया मुद्दा एसआईआर निकाला और एसआईआर में भी जो इनका सबसे बड़ा नेतृत्व करता है यानी कि तेजस्वी यादव, वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। खोद दिया है यहाँ तेजस्वी यादव ने। अब दूसरा नोटिस चुनाव आयोग से उनको मिल चुका है। जनता सब देख रही है। निशांत, आगे आने वाले चुनावों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल बिहार में एसआईआर को जिस तरीके से विपक्ष मुद्दा बना रहा है, विपक्ष को लग रहा है कि आने वाले समय में जब बिहार में चुनाव होंगे इसका उसको फायदा मिलेगा और एक तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास की भावना जगाने का काम विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। जबकि चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि आपको अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप अपना तमाम सबूत के साथ जवाब दाखिल करें, लेकिन विपक्ष केवल हल्ला मचाने का काम कर रहा है। और चुनाव आयोग का कहना है कि एक तरीके से पुनरीक्षण हो रहा है कि कौन कौन मतदाता है, कौन कौन नहीं है, कौन प्रवासी है, किसकी डेथ हो चुकी है। और इसमें मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अगर वाकई किसी का सही में नाम काटा जा रहा है तो वो आपत्ति दर्ज कराई जाए कि ये व्यक्ति हैं, इनका नाम काटा गया है, या तमाम इस तरीके की कोई भी चीज निकलकर सामने। और विपक्ष सबके पास अपना बूथ मैनेजमेंट होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना बूथ मैनेजमेंट होता है और वहां से पॉलिटिकल पार्टी भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन मतदाता सूची का अगर पुनरीक्षण हो रहा है उसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है, ऐसे में ये समझ में आता है कि जनता सब जान रही है कि क्या सही है क्या गलत है और आने वाले समय में जनता अपना फैसला जरूर सुनाएगी। और निशांत, ये वही तेजस्वी यादव है ना जिन्होंने कुछ समय पहले बोला था कि मैं चुनावों का बहिष्कार भी कर सकता हूं, हमारी पार्टी चुनावों का बहिष्कार कर सकती है इस तरीके से अगर एसआईआर चलता रहा तो। और अब जब खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरा नोटिस भी उनको मिल चुका है और पहले नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो दूसरे नोटिस पर क्या वो जवाब देंगे या नहीं? कोई प्रतिक्रिया पार्टी की तरफ से आई है कि नहीं? देखिए, अभी तक आरजेडी की अगर बात की जाए तो आरजेडी का एक ही काम है, वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है एसआईआर के मुद्दे पर। और इसी मुद्दे को लपक लिया है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने और कांग्रेस इंडी ब्लॉक को एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट करने का प्रयास कर रही है, जिसकी भूमिका जो है वो राहुल गांधी बना रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि एसआईआर का मुद्दा जहां से उछला बिहार, और बिहार में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी आरजेडी और आरजेडी के सुप्रीम लीडर तेजस्वी यादव जब खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में इनको चुनाव आयोग तो एसआईआर कर ही रहा है, लेकिन इन पार्टियों को भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर वो किस मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं। और जब खुद ही गलत है तो फिर एक संवैधानिक संस्था को किस तरह में इससे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर संवैधानिक संस्थाओं को इसी तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाने लगा तो देश की जनता भी सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि जिन लोगों को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सौंपी आखिर वो अपना कर्तव्य सही से निभा रहे हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब। आज हथकरघा दिवस है, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे। हर धागा कुछ कहानी कहता है और हर धागा अपनी संस्कृति के बारे में भी कुछ कहता है। इसलिए हर साल बुनकर समुदाय का सम्मान करने, भारत की हथकरघा विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए 7 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। सरकार ने साल 2015 में हथकरघा कारीगरों के सम्मान में
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया था। तो आज नेशनल हैंडलूम डे है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और ये धागे जो दिख रहे हैं आपको तस्वीरों के जरिए, ये अपने आप में भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं का परिचायक है और इसको चरितार्थ करती है इनकी ये धागे की कहानी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बात करते हैं और राजस्थान के ऊन और हथकरघा उद्योग की भी। बीकानेर में परंपरागत रूप से घरेलू सीमाओं में सिमटा ये व्यवसाय अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। राजस्थान की बीकानेर में हथकरघा उद्योग ने बीते वर्षों में 25% से अधिक ग्रोथ हासिल किया है। बीकानेर जिले के 30 से अधिक गांवों और ढानियों में लगभग 10,000 परिवार और 1.5 लाख से अधिक लोग हथकरघा उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इनमें से 40,000 महिलाएं गांधी चरखे से ऊनी धागा काटने के कार्य में पूरी तरह सक्रिय हैं। भादला गांव जो नोखा के समीप स्थित है, वहां की 80% महिलाएं इसी कार्य में जुटी हैं। ये पहल न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का उदाहरण है, बल्कि ग्रामीण महिला उद्यमिता को भी नया आयाम दे रही हैं। निर्मित जो धागा बना रहे हैं उसके अंदर मेन रोल महिलाओं का ही है। यहाँ पे भी आके फैक्ट्री के अंदर भी कुछ महिलाएं वर्क करती है, कुछ अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में काम कर रही है महिलाएं। बीकानेर के लगभग आप समझ लीजिए 150 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया है, वहाँ पर हमारा हाथ कताई का बहुत काम होता है। इसी कारण वहाँ पे मतलब बहुत रोजगार उनको मिला हुआ है। बीकानेर में हर रोज मशीनों और चरखे के माध्यम से करीब 2 लाख किलो ऊनी धागे का उत्पादन किया जा रहा है। जिले में 150 से अधिक वूलन यूनिट्स कार्यरत हैं, जिनके पास 250 से ज्यादा कार्डिंग मशीनें हैं। इससे हर साल लगभग 1,000 करोड़ रुपए के धागे का उत्पादन किया जाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाले कालीनों में रूपांतरित होकर वैश्विक बाजारों में बिक रहा है। इंडिया के अंदर जितने भी बड़े डेलीगेट्स आते हैं, दूसरी कंट्री के राष्ट्रपति और आते हैं, तो उनको भी बीकानेर के यान से ही बना हुआ कारपेट दिया जाता है। राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पहली बार हैंडलूम सेक्टर को लेकर बीकानेर के उद्यमियों ने 20 करोड़ से अधिक के MOU किए। जयपुर और ब्यावर जैसे शहरों में भी इस क्षेत्र में कार्य हो रहा है, लेकिन वह सीमित स्तर पर है। बीकानेर राज्य का इकलौता जिला है जहां ये उद्योग संगठित रूप से बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। यहाँ ऊन की बहुत खासियत है, नरम है, बढ़िया है, क्वालिटी साफ सुथरी है, गर्म चीज है। बीकानेर की ऊन उद्योग अब प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया गो ग्लोबल विजन के तहत आगे बढ़ रहा है। ये व्यवसाय ग्रामीणों के लिए घर बैठे आमदनी का प्रभावी माध्यम बन चुका है। बीकानेर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 2 से 2.5 लाख लोगों को लगभग इस ऊन उद्योग से, उस ऊन व्यवसाय से और विशेषकर कालीन उद्योग से न केवल रोजगार मिल रहा है, बल्कि वो अपने जीवन स्तर को उन्नयन करने में सक्षम हो रहे हैं। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज़, जयपुर के लिए। नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार ने अलगाववाद का प्रचार करने वाली 25 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही उनकी प्रतियों और अन्य दस्तावेज को जब्त करने की घोषणा भी कर दी है। गृह विभाग ने जिन पुस्तकों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया, उनमें प्रमुख रूप से प्रतिबंधित शीर्षकों में A.G. नूरानी, डेविड देवदास, मारूफ रजा, क्रिस्टोफर स्नेडेन, अरुंधति रॉय, अनुराधा भसीन, विक्टोरिया स्कॉफील्ड, पंकज मिश्रा, तारिक अली, हसन अल बन्ना और मौलाना मौदूदी जैसे प्रमुख लेखकों की पुस्तकें शामिल हैं। इन पुस्तकों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196, 197 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। नया सवेरा में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद अखबारों की सुर्खियां आपको बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं, 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी, स्वाद भी।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट जानने का, अखबारों की सुर्खियां। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी साइमा। सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात करें तो वो कौन सी मुख्य सुर्खियां हैं जिन्हें अखबारों के अलग अलग पन्नों में आज प्रकाशित किया गया है? गुड मॉर्निंग भावना और हमारे सभी दर्शकों को सुप्रभात। तो दिल्ली से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों की अगर हम बात करें तो उसकी सुर्खी ट्रंप की तरफ से जो 25% टैरिफ लगाया गया है उसी को सुर्खी बनाया गया है, जो अब कुल मिलाकर 50% हो गया है। और विदेश मंत्रालय ने साफ तौर से कहा है कि अमेरिका बेवजह ही भारत को निशाना बना रहा है, जबकि रूस के साथ कई और देश हैं जो उनके साथ इसी तरह का व्यापार कर रहे हैं। वहीं अमेरिका का भी यानी कि ट्रंप का भी अलग अलग तर्क है। कुछ और देश भी हैं जो अमेरिका की इस टैरिफ पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, जिसमें भारत है, चीन है, ब्राज़ील है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है। और भारत के साथ आपको बता दें कि अमेरिका भारत के साथ कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश चाहता है, इसी वजह से वो उसके साथ टैरिफ की बात कर रहा है। चीन के साथ अमेरिका की मांग है कि चीन अपने यहाँ टेक्नोलॉजी में विदेशी कंपनियों को ज़्यादा मौका दे और पेटेंट नियमों में बदलाव करे। ब्राज़ील के साथ वो पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर सरकार ज्यादती कर रही है, ये कहकर उस पर टैरिफ लगा रहा है। कनाडा के साथ वो अमेरिकी नशीली दवाओं की सप्लाई को कंट्रोल करने में वो ज़रूरी कदम नहीं उठा रहा है कनाडा, ये कहकर उस पर टैरिफ लगा रहा है। वहीं दक्षिण अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगाया गया है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जो है वो बहुत ज़्यादा अमेरिका के साथ व्यापार में घाटे में है। दक्षिण अफ्रीका रूस, चीन और ईरान के साथ उसकी दोस्ती है, ये कहकर वो दक्षिण अफ्रीका के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। तो उनका अपना अपना तर्क है जिसके तहत वो सभी मुल्कों के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जो त्रासदी आई है उसी की खबर है, जहां पर धराली जा रहे बचाव दल जगह जगह पर फंसे हुए हैं। दरअसल दलदल की वजह से वहां पर बचाव का जो टीम है उसको वहां पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हेलीकॉप्टर वहां पर मात्र एक सहारा है, जिसकी वजह से वहां पर बचाव कार्य बहुत तेज कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से चंडीगढ़, सरसावा और आगरा से 2 चूनक और 2 MI-17 हेलीकॉप्टर वहां पर उपलब्ध कराए गए हैं, जो वहां पर बचाव कार्य यानी कि बचाव अभियान चला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार वोटर लिस्ट में SIR का मामला, जो अब निर्वाचन आयोग 65 लाख लोगों का ब्यौरा दे। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है और निर्वाचन आयोग से बिहार में मतदाता सूची मसौदे से बाहर किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक प्रस्तुत करने को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ई-टिकट लेने वाले रेल यात्री अब महज 45 पैसे में करा सकते हैं यात्रा बीमा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है। ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो अपना टिकट ऑनलाइन बुक कराते हैं, उनके लिए है। वो महज 45 पैसे और देकर अपना यात्रा बीमा कवच करवा सकते हैं। यात्रियों को बीमा कंपनी से सीधे उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर संदेश के माध्यम से पॉलिसी की जानकारी प्राप्त कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जहां दिल्ली NCR में नकली दवा का सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ है। ये एक ग्रुप बरामद हुआ है जो ब्रांडेड दवा के कवर में मौत यानी कि नकली दवाएं बेच रहा था। और बड़ा खुलासा हुआ है कि ये दवाइयां चूरन और चौक से बनाई जा रही थी और ये 2 फैक्ट्रियों में 2 नामी कंपनियों के करीब 150 किलोग्राम नकली टैबलेट्स और 20 किलोग्राम कैप्सूल रिकवर किए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं। जैसे देख रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत जल्द करीब है और इसी की वजह से बाजार भी तरह तरह की राखियों से सज गए हैं। रेशम की डोर से लेकर मेटल चांदी की राखियां पहली पसंद बनी हुई हैं और बच्चों को लुभाने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है और हर तरह की राखियां इस वक्त बाजार में उपलब्ध हैं और सभी बहनें जमकर खरीदारी भी कर रही हैं। तो ये थी अखबार की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। तमाम अखबारों की सुर्खियों को बेहद ही कम समय में समेटने के लिए और आया वक्त हो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। अमेरिका की जॉर्जिया में मिलिट्री बेस पर गोलीबारी हुई है। हथियारबंद हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 5 सैनिकों को गोली मारी। हमलावर को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। घाना में एक सैन्य हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से वहां के रक्षा और पर्यावरण मंत्री सहित उसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर ने बुधवार सुबह राजधानी अकरा से उड़ान भरी थी। वह उत्तर पश्चिम के अशांत क्षेत्र ओबुआसी की ओर जा रहा था। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग तेज हवाओं के कारण 83,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैल गई है। आधिकारिक बयान के अनुसार आग लॉस पेड्रेस राष्ट्रीय वन में लगी है जो सांता बारबरा और सैन लुइस ओबिस्पो काउंटी के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। और आइए ये थी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। भारत में 5G स्मार्टफोन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में भारत में बिके कुल स्मार्टफोन में से 87% 5G फोन थे। यह पिछले साल की तुलना में 20% से ज्यादा है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना के तहत 30 जून तक 304.70 करोड़ रुपए की कुल 110 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। संसद को दी गई जानकारी के अनुसार भारत में वर्तमान में 1,700 से ज्यादा वैश्विक क्षमता केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 19 लाख से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन पिछले 11 वर्षों में बढ़कर 6 गुना हो गया है। 2014-15 में उत्पादन 1.9 लाख करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और कारोबार जगत की इन खबरों के बाद अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का तीसरा संस्करण आज से शुरू होगा। ये प्रतियोगिता एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। दरअसल प्रतियोगिता के आयोजन स्थल हयात रेजेंसी चेन्नई में इलेक्ट्रिकल फायर की घटना के चलते धुआं देखने को मिला था। ताजा जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शीर्ष 5 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। जायसवाल ने ओवल टेस्ट में 118 रन की पारी खेली थी। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट रैंकिंग हासिल की। सिराज 12वें स्थान पर चढ़कर 15वें स्थान पर अब पहुंच गए हैं। वहीं प्रसिद्ध 25 स्थान चढ़कर 59वें स्थान पर अब वे पहुंच गए हैं। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। शुभमन गिल के अलावा इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर शामिल हैं। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की इनामी राशि अब बढ़ा दी गई है। प्रतियोगिता की कुल इनामी राशि $90 मिलियन होगी। वहीं पुरुष और महिला एकल के विजेताओं को $5 मिलियन मिलेंगे। जानते अब आपके शहर का मौसम का हाल। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
त्योहारों का सीजन चल रहा है, 2 दिन रक्षाबंधन में बाकी रह गए हैं, तो वहीं गणेश चतुर्थी भी आने वाली है। तो आपको लिए जाते हैं मुंबई और छोड़ जाते हैं कुछ मनमोहक झलकियों के साथ, जहां विघ्नहर्ता भगवान गणेश के आगमन की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई हैं। मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में अब लग गए हैं। तो आप लीजिए इन खूबसूरत तस्वीरों का आनंद। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ नया सवेरा में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।